प्यारे बच्चों, आज की नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आपकी कक्षा 9th की जो सामाजिक की क्लास है उसमें आपका स्वागत भी है। और आज का जो हमारा चैप्टर है, पहले एक वीडियो आपने देख ली, उसको आगे बढ़ाते हैं लगातार। तो हमारे सामने आज के पहले तो भाग में क्या आता है कि एक चित्र आता है सामने, जिसमें एक किसान और एक कुलीन वर्ग के व्यक्ति का चित्र बनाया हुआ है। व्यंग चित्र है जिसमें ये तय किया दिखा रहा है चित्रकार कि किसान बेचारा कर के रूप में बहुत सारी चीज़ें जो है कुलीन वर्ग के व्यक्ति को भेंट कर रहा है ना। तो यहाँ कुलीन वर्ग को मकड़ी के रूप में और किसान को मक्खी के रूप में, जिस तरह मकड़ी अपने जाल में मक्खी को फंसा लेती, इस तरह उस समय किसान को कुलीन वर्ग ने अपने जाल में फंसा रखा था, जिससे किसान और गरीब होता गया और कुलीन वर्ग और अमीर होता गया। आज का जो टॉपिक है उसमें ये बात करता है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी, यानी उस समय फ्रांस के लोग का मुख्य खाद्यान्न क्या था खाने के लिए? पाव रोटी की कीमत में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार होते हैं काम करने वाले, जो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब होता गया। स्थितियां तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। तो जीविका संकट क्या है? ऐसी स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, अर्थात जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, है ना, जैसे अपने कह देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी आवश्यकताएं भी कमी आने लगती है। तो हम कहते हैं जीविका संकट। अनाम शब्द है जिसका नाम मालूम ना हो। ठीक है, आगे हमारे सामने एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम ने इसने क्या स्पष्ट किया? कहता है कि जी फसल खराब हो गई। बेटा, जब फसल खराब होगी तो अनाज यानी अन्न का अभाव होगा। ठीक है, अन्न का अभाव होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ही खराब फसल हुई, अनाज उत्पन्न कम होगा, अन्न अभाव होगा। अन्न की अभाव के कारण खाद्य फसलों की कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी। जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी तो अब गरीब गुरबा पाव रोटी खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, जब कीमतें बढ़ गई तो वो भोजन नहीं खरीद पाएंगे। जब भोजन नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा? उनका शरीर कमज़ोर होगा और खाद्य दंगे होंगे। शरीर कमज़ोर होगा और खाद्य दंगे होंगे। शरीर कमज़ोर होगा, खाद्य दंगे होंगे तो क्या होगी? महामारी फैलेगी। दंगे और महामारी के कारण क्या होगा? मृतकों की संख्या में वृद्धि होगी। ये हमारे सामने एक जो डायग्राम था, इसने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर अनाज का अभाव होता है तो संकट, महामारी और खाद्य दंगे के कारण क्या होता है? मृतकों की संख्या बढ़ जाती है। अब आई बारी हमारे पास उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। एक नई बात, पहले हमने पढ़ा था ना कि कुलीन वर्ग जो थे या पादरी वर्ग था, उसको विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो मध्य वर्ग जो था वो ये क्या चाहता था कि विशेष अधिकारों का अंत हो। ठीक है, तो अब पता करें भी मध्य वर्ग कौन है। ठीक है, अभी हम ढूंढते हैं। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। ठीक है, तो अब तीसरा जनी हमारे पास वो क्या कहते हैं? मध्य वर्ग कौन हो गया? समृद्ध थे, शिक्षित थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र
पार्य व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट्स में इन सौदागरों, व्यापारियों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मा विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, कि जन्म से उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज को यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। बात ये आई कि मध्य वर्ग में कौन आ गया? पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, ठीक, इसके साथ व्यापारी लोग जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। दूसरा वकील थे, सरकारी कर्मचारी थे, वो सभी किस में आगे? मध्य वर्ग में आगे। ठीक, तो इस तरह की स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने की? जॉन लॉक और जियां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। मतलब कहने का कि उस समय जो राजा थे ना, वो अपने आप को देवी या देवता समझता था, देवता के रूप में समझता था। तो इसका लॉक ने क्या किया? खंडन कर दिया कि राजा देवता नहीं हो सकता। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसको आज तक हम लोग ना लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें क्या होता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करने। तो रूसो क्या कहता कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें। ठीक, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। कौन सी? वहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 स्तरों में शक्ति का विभाजन कर दिया। इससे पहले सारी शक्ति राजा के पास थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ठीक है, दार्शनिकों के इन विचारों एवं पर काफ़ी हाउसों और सेलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 14 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक, तो ये क्रांति की शुरुआत मैंने शुरू में भी आपको बताया था ना कि जो फ्रांस में क्रांति हुई उस समय राजाओं का ये क्रम जो है ना, जैसे अब हमने क्रम कौन सा पढ़ा? लुई 14, है ना? कौन सा क्रम पढ़ा? लुई 14। ठीक है, चल रहा है ना, राजा का नंबर चल रहा है। अब हमारे पास आता है प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत, एक कहानी लिखता है। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांत ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा। ठीक, पत्र में क्या लिखता है? मैं पेलेसिस के आवासीय कॉलेज में था और वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया।
पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। अर्थात कुलीन होता तो नौकरी भी मिल जाती, सब कुछ हो जाता। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू, उस समय फ्रांसीसी एक पैसे को क्या कहा, सू तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 और 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है: सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है, वो भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराहत सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यहाँ ये बात करता है कि जो व्यक्ति अपने नौकरों, अपने कामगारों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता है और जब कभी क्रांति हो जाए तो फिर उसको कई कष्टों का सहन करना पड़ता है, उसकी बात उसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे का जो हमारा टॉपिक है, ये हम क्या करते हैं, क्रांति की शुरुआत। तो देखें फ्रांस में क्रांति कैसे शुरू हुई, उस पर चर्चा करते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था ना कि इसी पर ही बात की थी कि वो 7000 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जन सेना बनाई थी। उसी तरीके से काम चल रहा है क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 14 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी हो पड़ती थी। स्टेट्स जनरल्स एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। जैसे आज हमारी संसद है ना, उसी प्रकार उस समय स्टेट्स का काम था। तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट की यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। ठीक है, तो सम्राट द्वारा अंतिम बैठक कब बुलाई गई? 1614 ईस्वी में। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल्स की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया, यानी जहां वो प्रतिनिधि आने थे, स्थान वर्साई। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कामगारों का सभा में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 14 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना
चाहिए। पहले तो क्या था, तीनों स्टेट्स के एक एक मतदान करते थे, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्टैक्ट में प्रस्तुत किया था। ये विशेष अंडरलाइन कर लेना बेटा जी, सोशल कॉन्टैक्ट्स रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया तो तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबो और आबे सिए ने किया। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट्स क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट लिखी। ठीक, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस, जिस समय नेशनल असेंबली पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्ताबूद कर दिया। ये बात हमने शुरू में भी पढ़ी थी। देहाती इलाकों में गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़ भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 14 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश जारी कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ आ गई। तो यहाँ तक की बात में हम अगर देखें तो हमारे सामने ये कुछ घटनाओं का क्रम दिया हुआ है, जिसको मैं अभी पढ़ दूँ। कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1774 लुई फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहरा जा रहा है। 1789 स्टेटस जनरल का आह्वान, तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली का गठन करता है। 1789 बास्तील पर हमला और देहात में किसानों का विद्रोह, और यही फ्रांस की 1789 की क्रांति फेमस है। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। फ्रांस में संविधान कब बना? 1791। 1792-93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जोकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर
डायरेक्टरी का शासन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। तो इस प्रकार आज का हमारा जो ये चैप्टर था, इसके इस भाग को हमने द्वितीय क्रांति की शुरुआत को कर लिया क्लियर। आगे का जो चैप्टर है अभी हम क्या है हमारे पास ये फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र बन गया, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, उस पर चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके, खुश रहें।